एक दिन ऐसा आया कि एक स्कैम कंपाउंड का लीडर खुद एफबीआई को कॉल करके लगभग रोते हुए मुझे वहां से ले जाने की भीख मांग रहा था। लेकिन वजह ये नहीं थी कि मैं वहां से भाग निकला था। असली वजह तो उससे भी ज़्यादा क्रेजी थी। जिसने भी मेरे साथ पंगा लिया उसकी ज़िंदगी किसी न किसी डिज़ास्टर में बदल गई। बचपन से ही मेरी लक इतनी ज़्यादा हॉरिबल रही थी कि अगर कोई आवारा कुत्ता भी मेरे पास से आराम से वॉक करके निकलता तो बिना किसी वजह के फिसल कर धड़ाम से गिर जाता। ज़्यादातर लोगों को लगता था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड जेक अचानक गायब हो गया। बाद में पता चला कि उसे साउथ ईस्ट एशिया के किसी स्कैम ऑपरेशन ने झांसा देकर किडनैप कर लिया था और एक हाई सिक्योरिटी कंपाउंड के अंदर ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा था। जैसे ही मुझे ये सब पता चला मैंने किसी हेल्प का इंतज़ार नहीं किया, मैं खुद उसे बचाने निकल पड़ा। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि शायद वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेवकूफ़ी भरा डिसीजन था। बिना किसी बैकअप के, बिना किसी वेपन के और बिना किसी सॉलिड प्लान के मैं सीधे एक डेंजरस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के मैं हेडक्वार्टर्स के अंदर एंटर हो गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उन सबकी दुनिया ही हिला दी। पहले ही दिन जिस गून को मेरी निगरानी की ड्यूटी मिली थी वो चलते चलते अचानक फ्लोर पर बुरी तरह फिसला और इतनी ज़ोर से गिरा कि उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गईं। दूसरे दिन उन्होंने मुझे कंप्यूटर रूम में घसीटा और ऑनलाइन फ्रॉड सीखने का ऑर्डर दिया। जैसे ही मेरी उंगलियां कीबोर्ड को टच हुई पूरे कॉम्पाउंड की इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई। बाहर लगा ट्रांसफार्मर जोरदार धमाके के साथ फट गया। चारों तरफ स्पार्क्स उड़ने लगे। बिल्डिंग के कई हिस्सों में आग लग गई और कुछ ही सेकंड में पूरा हॉलवे धुएं से भर गया। हर तरफ लोग पैनिक में इधर उधर भाग रहे थे। तीसरे दिन कंपाउंड का बॉस खुद मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर पर्सनल इंस्पेक्शन करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ एक कदम बढ़ा उसके सिर के ठीक ऊपर घूम रहा सीलिंग फैन अचानक टूट कर सीधा उसके सिर पर आ गिरा। उसके बाद तो मानो डिजास्टर डेली रूटीन बन गया। कभी कोई मशीन बिना वार्निंग के बंद हो जाती, कभी दीवारों में क्रैक पड़ जाते, कभी इक्विपमेंट अपने आप ब्लास्ट हो जाता। हर बार जब भी कुछ गड़बड़ होती गार्ड्स मुझे ऐसे घूरते जैसे ये सब मैंने जानबूझकर किया हो। कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरा कंपाउंड बिखरने लगा। हालत इतनी खराब हो गई कि सीनियर मैनेजर विक्टर ने आखिरकार यूएस अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया। वो अपने ऑफिस में बैठा था, चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था और कॉम्पती हुई आवाज़ में फ़ोन पर लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, सुनो मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, हम कोऑपरेशन करेंगे, सब कुछ कॉन्फेस करेंगे, बस कोई आकर इस आदमी को यहाँ से ले जाओ। लेकिन उसे अपनी मनचाही रिस्पॉन्स मिलने से पहले ही कॉल खत्म हो गई। गुस्से में विक्टर ने अपना फ़ोन ज़मीन पर दे मारा। फ़ोन के टूटे हुए पीसेस उछलकर पास वाले इलेक्ट्रिकल पैनल में जा घुसे, जिससे तुरंत शॉर्ट सर्किट हो गया। उसी झटके से ऑफिस का बड़ा फिश टैंक भी ब्लास्ट हो गया और गंदा पानी पूरे ऑफिस में फैल गया। मैं आराम से अपनी टी का एक और सिप लेते हुए बोला, मैंने पहले ही वार्निंग दी थी, जो भी मेरे साथ फाइट करता है उसकी लक ज़्यादा देर तक उसका साथ नहीं देती। विक्टर थका हुआ, टूटा हुआ और पूरी तरह मेंटली एग्जॉस्टेड लग रहा था। वो गुस्से में चिल्लाया, सिर्फ 3 दिन में मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। मैं वाटर मशीन से पानी लेने गया, वो फट गई। टेलीविज़न ऑन किया तो रूफ से सैटेलाइट डिश नीचे गिर गई। तुम इंसान नहीं हो, चलते फिरते कर्स हो। एक पल के लिए उसने अपना गन निकालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल रुक गया और धीरे से वापस रख दिया। फिर उसने गार्ड्स की तरफ देखकर ऑर्डर दिया, इसे वाटर सेल में डाल दो, वहीं सड़ने दो। लेकिन गार्ड्स मुझे ले जाते उससे पहले ही रेजर नाम का एक वन आइड एनफोर्सर गुस्से में दरवाज़ा तोड़ते हुए ऑफिस में घुस आया। वो गरजते हुए बोला, इसे मुझे दे दो, इसी की वजह से मैं घायल हुआ हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वो वे बिल्कुल स्विंग नहीं करता। मेरी बात सुनकर वो और ज़्यादा भड़क गया। बहुत ज़्यादा बोलता है तू। उसने जैसे ही विप ऊपर उठाई उसके सिर के ठीक ऊपर लटका हुआ भारी चांडिलियर अचानक टूटकर सीधे उसके सिर पर आ गिरा। पूरे रूम में डेड साइलेंस छा गया। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। सारे गार्ड्स मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब हूँ जो पता नहीं कब फट जाए। कुछ मिनट बाद 4 लोग प्रोटेक्टिव सूट पहन कर आए। उन्होंने मुझे हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं की। उसकी जगह उन्होंने लंबे मेटल पोल से मुझे ऐसे गाइड किया जैसे मैं कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल हूँ। आखिरकार वो मुझे बेसमेंट में ले गए। वहाँ का वाटर सेल इतना गंदा था कि उसे देखकर ही उल्टी आने लगे। दीवारों पर मोटी रस जमी हुई थी। पूरा फ्लोर गंदे पानी में डूबा हुआ था और वहाँ की बदबू किसी भी इंसान को बीमार कर सकती थी। गार्ड्स ने मुझे अंदर धक्का दिया और भारी डोर जोर से बंद कर दिया। तभी सेल के कोने से बहुत कमजोर आवाज आई, ईथन। मैंने मुड़कर देखा और अगले ही पल उसे पहचान लिया। जेक, मेरा बेस्ट फ्रेंड। लेकिन वह पहले वाला जेक बिल्कुल नहीं रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था, पूरे शरीर पर ब्रूजेस थे। वो बेहद कमजोर, भूखा और पूरी तरह टूट चुका लग रहा था। मैं तुरंत उसके पास भागा और उसे सहारा देकर बैठाया। उसने थकी हुई आवाज में पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे अथॉरिटी से कांटेक्ट करने के लिए कहा था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब किया था, लेकिन हेल्प आने में टाइम लगता है और मुझे नहीं लगा कि तेरे पास इतना टाइम बचा है। जेक ने सिर झुका लिया। वो तुझे मार डालेंगे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। रिलैक्स, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन से निकल चुका हूँ। हमारे साथ उसी सेल में कुछ और प्रिजनर्स भी बंद थे। उनमें से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर माइक था और दूसरा दुबला पतला आईटी स्पेशलिस्ट केविन। दोनों के चेहरों पर पूरी होपलेसनेस साफ दिखाई दे रही थी। माइक ने ऊपर लटकी कई टूटी हुई इलेक्ट्रिकल वायर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा,
जब गार्ड्स बोर हो जाते हैं तब ये लोग इस पानी में इलेक्ट्रिसिटी छोड़ देते हैं। मैंने ऊपर उन खुली हुई वायर्स को ध्यान से देखा और फिर बिल्कुल आराम से बोला, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर उन्होंने ऐसा किया तो या तो ट्रांसफार्मर फटेगा या फिर स्विच ऑन करने वाला आदमी। लेकिन मेरी बात सुनकर दोनों में से कोई भी नहीं हंसा। थोड़ी ही देर बाद सेल का डोर फिर खुला। एक नशे में धुत गार्ड हाथ में बॉटल लिए लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। वो प्रिजनर्स का मजाक उड़ाने लगा और सबको ह्यूमिलिएट करने लगा। जेक तुरंत डर कर मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गार्ड के हाथ से बॉटल फिसल गई और सीधे उसके पैर पर जाकर टूट गई। दर्द से वो उछला, बैलेंस बिगड़ा और सीधे खुले इलेक्ट्रिकल वायर्स के पास भरे गंदे पानी में जा गिरा। अगले ही पल नीली स्पार्क्स पूरे पानी में दौड़ गई। उसका शरीर बुरी तरह कौंपने लगा और कुछ ही सेकंड बाद वो बेहोश होकर उसी गंदे पानी में गिर पड़ा। पूरा सेल एकदम साइलेंट हो गया। केविन ने शॉक में मेरी तरफ देखा और हकलाते हुए पूछा, ये तूने किया? मैंने बस कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने क्या किया? इस एक इंसिडेंट ने पूरे कॉम्पाउंड में कंप्लीट कैओस मचा दिया। हर तरफ अलार्म बजने लगे। सायरन की आवाज़ पूरे कॉम्पाउंड में गूंज उठी। हर डायरेक्शन से गार्ड्स बेसमेंट की तरफ दौड़ पड़े और इस बार वे अकेले नहीं थे। उसी वक्त पूरे ऑपरेशन का असली ओनर आखिरकार सामने आ गया। एक उम्रदराज आदमी जिसके चारों तरफ हैवी आर्म मर्सनरीज की पूरी टीम खड़ी थी, भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसका नाम था मिस्टर ब्लैकवुड। उसके पीछे विक्टर खड़ा था और इस बार वो पहले से भी ज्यादा टूटा हुआ और थका हुआ दिख रहा था। मिस्टर ब्लैकवुड ने पहले बेहोश पड़े गार्ड को ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे मेरी तरफ नजर घुमाई और सिर से पैर तक मुझे स्कैन किया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तो तुम वही अनलकी आदमी हो जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद कंपाउंड के हर प्रिजनर को घसीटकर सेंट्रल यार्ड में लाया गया। रात का अंधेरा था, लेकिन ऊपर लगे पावरफुल फ्लड लाइट्स ने पूरे एरिया को दिन की तरह रोशन कर रखा था। सैकड़ों कैप्टिव सीधी लाइंस में खड़े थे और चारों तरफ आर्म्ड गार्ड्स ने उन्हें पूरी तरह घेर रखा था। मिस्टर ब्लैकवुड आराम से अपनी चेयर पर बैठा था और एक हाथ में पिस्टल घुमाते हुए बोला, मैं लक पर बिलीव करता हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसकी बैड लक मुझसे जीत जाए। मैं धीरे से जेक के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने शांत आवाज में कहा, कुछ चीज़ों को टेस्ट नहीं करना चाहिए। वो जोर से हंस पड़ा। ये कंपाउंड मेरे रूल्स पर चलता है। इतना कहकर उसने अपने आदमियों को इशारा किया। अगले ही पल कई गार्ड्स दौड़े और जेक को पकड़कर मेरी आंखों के सामने घसीट ले गए। मैंने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसी सेकंड कई रिफल्स मेरी तरफ तन गई। मिस्टर ब्लैकवुड ने जेक के बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर खींचा और पिस्टल उसकी कनपटी पर लगा दी। कंपाउंड में आने के बाद पहली बार मुझे सच में खुद को पूरी तरह हेल्पलेस महसूस हुआ। इस बार कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई मशीन ब्लास्ट नहीं हुई, कोई अजीब डिजास्टर में बचाने नहीं आया। फ्लड लाइट्स की तेज रोशनी पूरे यार्ड पर पड़ रही थी। आर्म गार्ड्स हर तरफ खड़े थे। मिस्टर ब्लैकवुड बिल्कुल आराम से अपनी चेयर पर बैठा था और दोनों तरफ बस खामोशी पसरी हुई थी। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। धीरे धीरे मैं घुटनों के बल नीचे बैठ गया। मैंने नीचे देखते हुए कहा, बस इसे मत मारना। फिर मैंने सिर उठाकर सीधे मिस्टर ब्लैकवुड की आंखों में देखा और बोला, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, जब भी मैं किसी के सामने झुकता हूँ उसकी लाइफ छोटी हो जाती है। मेरी बात सुनते ही पूरा यार्ड ठहाकों से गूंज उठा। मिस्टर ब्लैकवुड आराम से मेरे पास आया, अपने बूट से मेरा चेहरा ज़मीन पर दबाया और स्मिर्क करते हुए बोला, आज मैं तेरे स्कर्ट्स की हवा निकाल दूंगा। फिर उसने ज़मीन की तरफ इशारा किया। अपना सिर मिट्टी में मारता रहे, जितनी ज़ोर से मारेगा उतनी देर तक तेरा फ्रेंड जिंदा रहेगा। जेक लगातार चिल्ला रहा था कि मैं रुक जाऊं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने अपना माथा ज़मीन पर एक बार पटका, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। कुछ ही देर में मेरे माथे से खून बहने लगा। चारों तरफ गार्ड्स और प्रिजनर्स अपने फ़ोन से ये पूरा सीन रिकॉर्ड कर रहे थे। मिस्टर ब्लैकवुड आराम से चेयर पर बैठा सिगार पी रहा था और हर सेकंड का मजा ले रहा था। तभी वो अचानक उठा और उसने पूरी ताकत से मेरी पसलियों पर किक मारी। उसी पल मुझे साफ महसूस हुआ कि अंदर कुछ टूट गया है। दर्द इतना भयानक था कि मेरी सांस तक रुक गई, लेकिन मैंने एक आवाज़ तक नहीं निकाली। शायद यही बात उसे और ज़्यादा गुस्सा दिला गई। वो गरज कर बोला, अब भी हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा है, ठीक है? फिर तुम दोनों को जिंदा जला देते हैं। उसके आदमी तुरंत गैसोलीन का बड़ा ड्रम लुढ़काते हुए ले आए। जेक ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं दर्द सहते हुए किसी तरह खड़ा हुआ और हंस पड़ा। आज मैं पहले ही 9 बार झुक चुका हूँ और 9 बड़ा अनलकी नंबर होता है। बिलीव करो, अब कोई ना कोई इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। मिस्टर ब्लैकवुड पूरी तरह अपना पेशेंस खो चुका था। मरते दम तक बकवास बंद नहीं करेगा। उसने गुस्से में लाइटर जलाया और हमारी तरफ उछाल दिया। लेकिन अगले ही पल पूरा कंपाउंड एक जबरदस्त एक्सप्लोजन से कांप उठा। धमाका इतना भयानक था कि मैं और जेक हवा में उछलकर दूर जाकर गिरे। मेरे कानों में तेज आवाज गूंजने लगी। कुछ सेकंड तक मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। जब मेरी नज़र साफ हुई तो जो मैंने देखा उसे देखकर मैं खुद शॉक में रह गया। वो लाइटर पास में रखे एक पुराने लीकिंग जनरेटर के पास जाकर गिरा था, जिसके ठीक बगल में ग्रेनेड से भरा क्रेट रखा था। अगले ही पल पूरे एरिया में ऐसा ब्लास्ट हुआ जैसे कोई बॉम्ब फट गया हो। जेक मेरे बगल में गिरा हुआ कौंप रहा था। उसने घबरा कर पूछा, ईथन, क्या हम मर चुके हैं? मैंने खांसते हुए मुस्कुराकर कहा, लगता है हेवन और हेल दोनों को डर है कि मैं वहाँ भी कुछ उड़ा दूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बिना टाइम वेस्ट किए जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से मिस्टर ब्लैकवुड की गुस्से से भरी आवाज़ पूरे कॉम्पाउंड में गूंज उठी, उन्हें जिंदा पकड़ो,
फिर वो तुरंत चिल्लाया, और कोई गोली मत चलाना, पता नहीं फिर क्या ब्लास्ट हो जाए। लगता था वो भी उन रूमर्स पर बिलीव करने लगा था। मेरी हालत बेहद खराब थी। हर सांस के साथ पसलियों में असहनीय दर्द उठ रहा था और माथे से लगातार खून बह रहा था। जेक की आंखों में आंसू थे। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे यहीं छोड़ दे, अगर तू अकेला भागेगा तो बच जाएगा। मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैं सिर्फ 2 चीज़ों में अच्छा हूं, मैंने हंसते हुए कहा, मुसीबत में फंसना और अपने फ्रेंड्स को कभी छोड़कर नहीं जाना। हमारे सामने वार्निंग साइंस और स्कल सिंबल्स से भरा एक माइनफील्ड था। जेक वहीं रुक गया। अगर हम अंदर गए तो सीधे मर जाएंगे। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मेरी लक को देखते हुए शायद हम नहीं मरेंगे, लेकिन जो हमारे पीछे आ रहे हैं उन्हें ज़रूर डरना चाहिए। इतना कहकर हम दोनों बिना एक शब्द बोले माइनफील्ड के अंदर चल पड़े। हमारे पीछे दर्जनों आर्म्ड मैन दौड़ते हुए आ रहे थे। बाहर खड़ा मिस्टर ब्लैकवुड जोर से रिवॉर्ड अनाउंस कर रहा था कि जो भी हमें पकड़ कर लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लालच ने सबका दिमाग बंद कर दिया। सारे गार्ड्स माइनफील्ड में घुस पड़े। मैंने बहुत संभल कर पहला कदम रखा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा कदम, फिर भी सेफ। तीसरा कदम, और तभी हमारे पीछे एक के बाद एक भयानक एक्सप्लोजन शुरू हो गए। पूरा माइनफील्ड कंप्लीट कैओस में बदल गया। रात के अंधेरे में चीखें गूंजने लगीं। गार्ड्स एक एक करके माइंस पर पैर रख रहे थे और हर तरफ ब्लास्ट हो रहे थे। बाहर खड़ा मिस्टर ब्लैकवुड भी शॉक में बस ये सब देखता रह गया। वो बड़बड़ाया, आखिर ये आदमी है क्या? सच कहूं, अब मुझे खुद भी इसका जवाब नहीं पता था। तभी अचानक मेरे पैर के नीचे से एक हल्की सी मेटालिक क्लिक की आवाज़ आई। मैंने नीचे देखा और उसी पल मेरी सांस अटक गई। पूरे माइनफील्ड में समहाउ मुझे वही एक पुरानी माइन मिल गई थी जो अभी भी एक्टिव और पूरी तरह अनस्टेबल थी। अगर मैंने अपना पैर ज़रा सा भी हटाया तो करीब 50 मीटर के अंदर जो भी होगा सब हवा में उड़ जाएगा। जेक वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर पूरी डिस्पेयर थी। यार, ये हमारे साथ ही क्यों होना था? मैंने दर्द में भी मुस्कुराने की कोशिश की। कम से कम मेरी लक हमेशा कंसिस्टेंट तो रहती है। बाहर खड़े मिस्टर ब्लैकवुड को भी तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। वो खुद माइनफील्ड में आने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि एक लंबा बाम्बू पोल लाओ और उसके आगे नाइफ बांध दो। वो जोर से चिल्लाया, उसकी टोंग में नाइफ घुसा दो। जैसे ही इसका पैर हिलेगा दोनों खत्म। अगले ही पल नाइफ मेरी टोंग में धंस गया। दर्द बिजली की तरह पूरे शरीर में दौड़ गया। जेक ने बिना एक सेकंड सोचे अपने नंगे हाथों से ब्लेड को पकड़ लिया ताकि वो और अंदर न जाए। उसकी उंगलियों से तुरंत खून बहने लगा। तभी अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल तेजी से छा गए। हवा की रफ्तार बढ़ गई। मैंने धीरे से ऊपर आसमान की तरफ देखा। लगता है ऊपर बैठा कोई आखिरकार हमारी हालत नोटिस कर चुका था। अगले ही सेकंड आसमान जोरदार गर्जना के साथ चमका और एक भयंकर लाइटनिंग सीधे नीचे आ गिरी। वो बिजली सीधे गीले बैम्बू पोल पर गिरी। अगले ही पल पूरी इलेक्ट्रिसिटी पोल के अंदर दौड़ती हुई सीधी मिस्टर ब्लैकवुड के शरीर में चली गई। बेचारे को चीखने तक का मौका नहीं मिला। वो वहीं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उस लाइटनिंग के शॉकवेव ने मेरे पैर के नीचे वाली पुरानी माइन को भी हिला दिया। मेरा दिमाग कुछ सोच पाता उससे पहले इंस्टिंक्ट ने कंट्रोल ले लिया। मैंने पूरी ताकत से जेक को पास बने एक बड़े क्रेटर में धक्का दे दिया और अगले ही पल सब कुछ आग की एक चमकदार फ्लैश में गायब हो गया। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैं एक बर्फ जैसी ठंडी ऑपरेटिंग टेबल पर बांधा हुआ था। मेरे दोनों हाथ और पैर मजबूती से स्ट्रैप्स में जकड़े हुए थे। मेरे ऊपर एक आदमी सर्जिकल मास्क पहने खड़ा था और उसके हाथ में चमचमाता स्कैल्पेल था। उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, अच्छा तो तुम आखिर जाग गए। मुझे कुछ सेकंड लगे ये समझने में कि मैं कहाँ हूँ। कंपाउंड के अंदर एक सीक्रेट मेडिकल फैसिलिटी भी थी, ऐसी जगह जहाँ किडनैप विक्टिम्स के ऑर्गन्स निकाल कर ब्लैक मार्केट में बेचे जाते थे। मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था। मैंने मुश्किल से पूछा, जेक कहाँ है? डॉक्टर हल्का सा हंसा, तुम्हारा फ्रेंड लकी निकला। एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर को उसमें इंटरेस्ट आ गया, इसलिए उसे प्राइवेट विला में शिफ्ट कर दिया गया। ये सुनकर मुझे कुछ पल के लिए राहत मिली, लेकिन फिर मेरी नज़र उसके हाथ में पकड़े स्कैल्पेल पर गई। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनो, सच में मेरा ऑपरेशन करने की गलती मत करना। डॉक्टर जोर से हंस पड़ा। मैं साइंस का आदमी हूं, मैं किसी कर्ज पर बिलीव नहीं करता। जैसे मेरी बात का इंतजार ही हो रहा था, उसी पल उसके सिर के ऊपर लटक रही भारी सर्जिकल लाइट अचानक टूटकर उसकी पीठ पर आ गिरी। डॉक्टर दर्द से चीखते हुए सीधे फ्लोर पर गिर पड़ा। मैंने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, मैंने पहले ही वार्निंग दी थी। अगले ही पल पूरा मेडिकल यूनिट कंप्लीट कैओस में बदल गया। मशीन्स अचानक खराब होने लगी। ऑक्सीजन टैंक्स एक एक करके ब्लास्ट होने लगे। कई जगह छोटी छोटी फायर्स लग गईं। स्टाफ मेंबर्स हॉलवे में भागते हुए चिल्ला रहे थे। वो कर्स प्रिजनर फिर से भाग गया। लगता था अब पूरे कॉम्पाउंड में मेरी रेपुटेशन फैल चुकी थी। मैंने इस कन्फ्यूजन का पूरा फायदा उठाया, बाहर निकला और एक सिक्योरिटी कार्ड चुरा ली। रास्ते में कई गार्ड्स ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, शूट मत करना, फिर कुछ ब्लास्ट हो जाएगा बस। उनके एक सेकंड के हेजिटेशन ने मेरा काम आसान कर दिया। मैंने पूरी स्पीड से बैरियर तोड़ दिया और कार्ट लेकर वहां से निकल गया। थोड़ी दूर जाकर कार्ट सीधे एक फायर हाइड्रेंट से टकरा गई। अगली पल पानी का जबरदस्त फाउंटेन आसमान में उठ गया। पीछे भाग रहे कई गार्ड्स उसी पानी में फिसल कर आपस में टकरा गए और मैं मौका देखकर सीधे उस हिल साइड विला की तरफ निकल गया जहां जेक के को ले जाया गया था। जब मैं आखिरकार विला पहुंचा तो चारों तरफ हैवी सिक्योरिटी देखकर ही समझ आ गया कि अंदर घुसना आसान नहीं होगा। तभी मैंने ऊपर बालकनी की तरफ देखा और जेक दिखाई दिया।
एक बड़ा मिलिट्री ऑफिसर उसे बालकनी की रेलिंग के पास कॉर्नर करके खड़ा था और चेहरे पर बेहद घिनौनी स्माइल लिए उससे कुछ बोल रहा था। जेक कांपते हुए हाथों से एक फ्लावर वासे पकड़े खड़ा था। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, जेक! उसने तुरंत नीचे मेरी तरफ देखा, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मैं एंट्रेंस पूरी तरह ब्लॉक था। गेट के पास 2 विशाल पिटबुल चेन से बांधे हुए थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, दोनों मेरी तरफ झपट पड़े। मैं घबरा कर पीछे कूदा, तभी समहाउ उनकी चेन्स आपस में उलझ गई। दोनों डॉग्स एक दूसरे से जोरदार टकराए और कई बार लुढ़कते हुए दूर जाकर गिरे। जब तक वे रुके, दोनों इतने चकरा चुके थे कि खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। गेट अपने आप खुल गया। मैं बिना टाइम वेस्ट किए अंदर भागा, लेकिन मैं हॉल में कदम रखते ही मेरे पैर वहीं रुक गए। रूम के बीचों बीच एक विशाल बेंगल टाइगर आराम से लेटा हुआ था। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। मेरी टांगें तुरंत कांपने लगी। इस बार सामने कोई मशीन नहीं थी, कोई गार्ड नहीं था जिससे अपनी ही गलती से एक्सीडेंट हो जाए। ये सचमुच का टाइगर था। मैंने धीरे से बड़बड़ाया, अब ये सिस्टम कैसे वर्क करेगा। तभी बाहर वो अबंडन गोल्फ कार्ट जिसे मैं पहले क्रैश कर चुका था, उसकी डैमेज हुई बैटरी में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और अगले ही पल कार्ट जोरदार एक्सप्लोजन के साथ उड़ गई। धमाके की आवाज़ पूरे विल्ला में गूंज उठी। टाइगर बुरी तरह घबरा गया और उछल पड़ा। ठीक उसी पल उसके ऊपर लटक रहा विशाल चैंदलियर टूटकर सीधे उसके ऊपर आ गिरा। जंगल का राजा उसी के नीचे फंस गया और गुस्से में दहाड़ने लगा। मैं कुछ सेकंड तक बस उसे घूरता रह गया। अब तो लगता था वाइल्ड एनिमल्स की लग भी मेरे आसपास आते ही छुट्टी पर चली जाती है। मैंने मौका देखा और पूरी स्पीड से ऊपर की तरफ भागा। ऊपर वही मिलिट्री जनरल अब भी जेक को बालकनी की रेलिंग पर दबाए खड़ा था। मैंने चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो। वो शौक में पलटा, तू यहां तक कैसे पहुंच गया? और मेरा टाइगर कहाँ है? मैंने नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी ओवरसाइज हाउस कैट अभी चैंडिलियर से फाइट हार रही है। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत पिस्टल निकाली और मेरी तरफ फायर कर दिया। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन गोली चली ही नहीं। उसकी जगह गन का बैरल उसके हाथ में ही ब्लास्ट हो गया। उसके कान का एक हिस्सा उड़ गया, कई टीट टूट कर बाहर निकल गए। दर्द से तड़पते हुए वो पीछे लड़खड़ाया। तभी उसके पीछे की डैमेज हुई बालकनी रेलिंग टूट गई। वो सीधे नीचे मैं हॉल में जा गिरा, ठीक उसी गुस्से से भरे टाइगर के पास। वैसे भी टाइगर का दिन पहले से बहुत खराब चल रहा था। जैसे ही उसने जनरल को देखा, उसने बिना सोचे उसकी टांग पकड़ ली। अगले ही पल उसकी दर्द भरी चीखें पूरे विल्ला में गूंज उठी। मैंने जेक का हाथ पकड़ा और हम दोनों सीधे रूफटॉप की तरफ दौड़ पड़े। तभी दूर से हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ सुनाई दी। जेक के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। अथॉरिटीज़! एक पल के लिए मेरा भी मन हुआ कि बिलीव कर लूँ, लेकिन अंदर से कुछ रॉन्ग फील हो रहा था। मेरी लाइफ में चीज़ें इतनी आसानी से कभी नहीं होती। कई हेलीकॉप्टर्स विला के ऊपर सर्कल करने लगे। फिर लाउड स्पीकर से आवाज़ आई। वो रेस्क्यू टीम नहीं थी, वो जनरल की प्राइवेट मिलिशिया थी। रीइंफोर्समेंट्स आ चुकी थी। एक हेलीकॉप्टर से आर्मड सोल्जर्स रोप्स के सहारे नीचे उतरने लगे। जेक का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। उसने घबरा कर पूछा, अब क्या करेंगे? मैंने अपनी तरफ तनी हुई गन्स को देखा और पता नहीं क्यों हंसने लगा। जेक, जिसने भी कभी मुझ पर गन एम की है, उसका दिन कभी अच्छा नहीं गया। मेरी पॉकेट में मेडिकल यूनिट से उठाई हुई एक पावरफुल एनेस्थेटिक वायल अभी भी रखी थी। मेरा उसे किसी पर फेंकने का कोई इरादा नहीं था। मैंने उसे सीधे रूफटॉप पर दे मारा। उसी पल पहाड़ी पर तेज हवा का एक जोरदार गस्ट चला। ड्रग हवा में फैल गई और पास सूख रही कई बेडशीट्स उड़कर सीधे एक हेलीकॉप्टर के विंडशील्ड पर चिपक गई। पायलट की विजिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो गई। हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो बैठा, पास के एक बड़े ट्री से टकराया और घूमता हुआ नीचे कंपाउंड की तरफ गिरने लगा। कुछ ही सेकंड बाद वो सीधे वेपन्स डिपो पर जा गिरा। अगले ही पल ऐसा एक्सप्लोजन हुआ कि पूरा पहाड़ कांप उठा। आग का विशाल फायरबॉल रात के आसमान में उठ गया। कई सोल्जर्स हवा में उछल गए। बाकी हेलीकॉप्टर्स भी चेन रिएक्शन में फंस गए, क्योंकि पूरे कंपाउंड में एम्यूनिशन लगातार ब्लास्ट होने लगी।